हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट टाइम। आज हम क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि है बिल्डिंग मल्टी कल्चरल टीम्स। तो आओ देखते हैं इसके बारे में। पहले हम देखते हैं कि मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है मल्टी कल्चरल टीम्स का। अकॉर्डिंग टू हॉफस्टीड 1997, अ मल्टीकल्चरल टीम इज़ अ टीम हुज मेंबर्स हैव डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स। तो जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर हम कोई टीम बनाते हैं और वहाँ पर उसके जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो उन टीम्स को हम मल्टीकल्चरल टीम्स बोलते हैं। Another definition of a multicultural workplace is where employees have a variety of backgrounds. This includes not only race, gender, ethnicity, and religion, but also attributes such as disability, age, and education. तो अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें तो उसमें मल्टीकल्चरल वर्क प्लेस का ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हें मल्टीकल्चरल वर्क प्लेस एनवायरनमेंट बोला जाता है। और इसमें नॉट ओनली रेस, जेंडर, एथनिसिटी और रिलीजन को इंक्लूड किया जाता है, बट जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के, जैसे कि डिसेबिलिटी, एज और एजुकेशन, उसको भी इंक्लूड किया जाता है। So now, how to build stronger cross-cultural teams, और we can say multicultural teams। तो ये दोनों वर्ड्स सेम ही है, क्रॉस कल्चरल और मल्टीकल्चरल टीम्स का मतलब एक ही है। तो जब हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पर मल्टीकल्चरल टीम्स है, तो उन टीम्स को हम कैसे स्ट्रोंगर बना सकते हैं ताकि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो और हेल्दी रिलेशनशिप भी बना रहे। तो फर्स्ट इज़ एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट कल्चरल डिफरेंसेस। The first step is acknowledging the elephant in the room, addressing the existence of diverse cultural backgrounds within the team, and the necessity of navigating those differences to optimize team performance. Cultural diversity can manifest itself in different ways, like language, culture, behavioral differences due to norms and values, and even different meanings attached to words, ideas, or actions. So, it is essential to learn what those differences are because one's cultural background informs how we interact with others. तो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि दूसरे लोगों के कल्चर को एक्नॉलेज करना और उनको रिस्पेक्ट देना। ऐसा नहीं कि हरियाणा में, जैसे नॉर्थ में हम एग्जांपल ले लेते हैं हरियाणा के, कि यहाँ पर सब हरियाणवी एम्प्लॉयज़ है, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ साउथ से आ रहे हैं, तो यहाँ पर मेजर जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो हरियाणा के होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो साउथ से एम्प्लॉयज़ आए हम उनको डिसरिस्पेक्ट करें, उनकी बात ना सुने, उनके ऊपर ध्यान ना दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर कल्चर को एक्नॉलेज करना चाहिए, उनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके ओपिनियंस को सुनना चाहिए, जिससे कि जो हमारी क्रॉस कल्चरल टीम है वो स्ट्रॉन्ग होगी। Second is establish norms for the team. Once cultural differences and everyone's expectations are laid out, the next step is establishing team norms. The key is to get everyone to contribute to the formation of the norms. Getting their buy-in strengthens the norms and ensures everyone feels committed to living up to them. तो जब पहले हमने सबके बैकग्राउंड्स देख लिए, एक दूसरे को समझ लिया, तो उसके बाद आता है कि जो हमारी टीम है उसके लिए हम नॉर्म्स बनाए, रूल्स बनाए कि हम काम कैसे करेंगे, पॉलिसीज़ बनाए, और इसमें हर किसी के ओपिनियंस आपको लेने हैं ताकि सब उसमें कंट्रीब्यूट कर पाए, सबको उसकी तरफ कमिटेड फील हो और उन्हें ये भी एक फील आए कि हाँ हमारे यहाँ पर सुनी जाती है। Once team norms have been established, check in with your team regularly to see how effective they are. Be flexible with amending any norms that need to be fixed. Something that may sound good in theory may not work in practice. So listen to your team's feedback. तो जब आपने एक बार टीम के साथ मिलकर टीम नॉर्म्स एस्टेब्लिश कर लिए, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप उन नॉर्म्स को रेगुलरली चेक करते रहे कि वो जो हमने नॉर्म्स बनाए थे वो इफ़ेक्टिव है भी या नहीं। क्योंकि कुछ चीज़ें थ्योरी में सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आती है तो वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती। तो अच्छा होगा कि आप अपनी टीम से रेगुलरली चेक करें, उनका फीडबैक लें कि वो जो हमने नॉर्म्स बनाए थे वो काम कैसा कर रहे हैं, और आपको रिजिड नहीं हो जाना है उन नॉर्म्स के साथ कि एक बार बन गए तो बन गए। अगर उनमें चेंजेस की ज़रूरत है, अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो आप उनको फ्लेक्सिबल रखें ताकि उसको ईजिली चेंज कर पाएँ।
Now, third one is develop a team identity and outline roles and responsibilities. In any team, it is important that everyone knows what they are working toward. It is doubly important in cross-cultural team. Having a shared goal and a common vision of how to achieve it gives your team an identity that can unite them and promote teamwork. तो जब भी आप किसी टीम में काम कर रहे होते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनको अपना ऑब्जेक्टिव, अपना विज़न बताएं, ताकि वो क्लियर रहे, आपकी जो टीम होगी वो क्लियर रहे कि हमें क्या काम करना है और कैसे हमें उसे अचीव करना है, और इससे एक टीम वर्क प्रमोट होता है. ब्रेक डाउन योर कॉमन गोल इनटू एक्शनेबल स्टेप्स एंड आउटलाइन ईच इंडिविजुअल्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. दिस एक्शन स्टेप रिड्यूसेस द चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड लेट्स एवरीवन नो दैट देयर कंट्रीब्यूशन मैटर्स. Clarity of each team member's contribution make it easier to address them performance. In addition, it sets expectations for what needs to be done by who and when. तो जब आपको आपका विज़न पता, आपका टास्क पता है कि हमारी टीम को ये अचीव करना है, तो उसमें होगा कि जो आपका मेन जो टास्क है उसको आप स्मॉल एक्शंस में कट डाउन करें और सब जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, जिसकी वजह से टीम में क्लैरिटी रहेगी कि किसको क्या काम करना है, कौन किस स्टेप में कंट्रीब्यूट कर रहा है और कौन सा काम किसके थ्रू किया गया है. तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होगी और जो टीम की परफॉर्मेंस होगी वो भी एनहांस होगी. नाउ फोर्थ वन इज ओवर कम्युनिकेट. With a culturally diverse team, over communicating is a good thing. Most of the time, we take for granted that our colleagues completely understand what we say because they have the same frame of reference or cultural background. But if you are interacting with team members of different ethnicities, nationalities, or backgrounds, something acceptable in your culture could cause a misunderstanding. तो ओवर कम्युनिकेट का मतलब है कि आप एक चीज़ को अच्छे से, आप किसी मैसेज को अगर कन्वे कर रहे हैं तो आप उसको एक्सप्लेन अच्छे से करें. ऐसा ना समझे कि आपके एम्प्लॉयज़ को वो समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर आप सेम कल्चर में सेम लैंग्वेज के साथ डील कर रहे हैं तो वहाँ पर हम एज्यूम कर सकते हैं कि सबको समझ आ गया होगा. लेकिन जब हम क्रॉस कल्चरल टीम में या मल्टी कल्चरल टीम के साथ डील कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें सारी चीज़ों को ओवर कम्युनिकेट करना पड़ेगा ताकि हर किसी को वो चीज़ें समझ आए और वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना हो. And fifth one is build rapport and trust. Building trust takes time when done right. The tips outlined above can help bond your team and form the basis of trust between team members. Create an environment where your team feels safe so that they can collaborate better. Respecting differences, following through on group norms, and having common goal help build unity within a team. तो किसी के साथ भी म्यूचुअल ट्रस्ट या फिर नॉर्मल ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत मुश्किल होता है और उसके लिए बहुत टाइम लगता है. तो जब आप किसी भी मल्टीकल्चरल टीम के साथ काम कर रहे हैं तो आप उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जहाँ पे उन्हें फील हो कि हाँ हमारी बातें सुनी जाती हैं, हम यहाँ पे सेफ हैं, उनको डीमोटिवेट ना किया जाए. तो ये सारी चीज़ों को अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे, उन्हें फील करवाएंगे और जो भी हमने ग्रुप नॉर्म्स बनाए हैं उनको फॉलो करेंगे तो यहाँ पर एक टीम ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है. इफ़ यू हैव मोर टाइम और बजट, कंसिडर ऑर्गेनाइजिंग टीम बिल्डिंग सेशन और रिट्रीट. Having a shared experience helps to connect people. Moreover, you can use the review section of the activities to gather feedback on how communication can be improved, better cooperation can be harnessed, or if cultural differences affected how the activity played out. तो अगर आपके पास टाइम है सेशंस करवाने का और बजट भी है तो आप टीम बिल्डिंग सेशंस और रिट्रीट वहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसमें कि जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं या फिर जो आपके टीम मेंबर्स हैं वो अपना फीडबैक दे सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो कैसी चल रही है, अगर उसको इम्प्रूव करना है तो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. तो इन सब चीज़ों से रेपो और ट्रस्ट बिल्डअप होता है और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड रहते हैं. नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग क्रॉस कल्चरल टीम्स, कि हमें स्ट्रॉन्ग क्रॉस कल्चरल टीम्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों चाहिए. फर्स्ट इज अट्रैक्ट एंड रिटेन टॉप एम्प्लॉयज़, बूस्ट क्रिएटिविटी, क्रिएट हाई एंगेजमेंट, enhance positive brand reputation, gain competitive advantage, and make fewer marketing mistakes.
तो अब हम इन पॉइंट्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं. So first point is attract and retain top employees. All industries feel that pressure to retain employees. However, the pandemic created a shift in worker priorities and businesses were forced to make the job and company more enticing to ensure longevity. By making diversity a priority, companies are more likely to attract and retain top talent. Potential employees are actively looking for employees who value diversity and appreciate flexibility and inclusivity in the workplace. तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो जब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्रॉस कल्चरल टीम्स अच्छे से बिल्डअप होंगी, हम उसको अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं हम उनको रिटेन कर सकते हैं ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए. तो इन सिंपल टर्म्स अगर हम अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्रॉस कल्चरल टीम्स को अच्छे से मैनेज करते हैं, उनके जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनको रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं, तो हम इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं टॉप एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. नाउ सेकेंड इम्पोर्टेंस इज बूस्ट क्रिएटिविटी. Having a diverse workforce can help your team solve problems more quickly. Multiple cultures solve challenges differently, and having an open mind can produce creative solutions and collaborative innovation. तो जब हमारी टीम में अलग अलग कल्चर के लोग होंगे, जब उनको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हम उसका क्विकली सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हर कल्चर का किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने का तरीका अलग होगा. तो इससे हमारी जो टीम वर्क है उसमें इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी आएगी. नेक्स्ट इज क्रिएट हाई एंगेजमेंट. Employees who work for a company that values diversity appreciate the organization's priority and are more likely to be motivated to be engaged and have a consistent productivity rate. तो जब ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिटी को वैल्यू करती है, रिस्पेक्ट करती है, तो जो एम्प्लॉयज़ है वो भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे और उनके लिए काम करना पसंद करेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे, जिसकी वजह से कंसिस्टेंट प्रोडक्टिविटी रेट रहेगी, वो बढ़ेगी ही, घटेगी कभी नहीं. नेक्स्ट इज एनहांस पॉजिटिव ब्रांड रेपुटेशन. Once the word gets out that you have provided employees with a diversity-friendly work environment, you can access higher quality job candidates, industry growth opportunities, and even increased revenue. तो इसमें यही है कि जब आपकी पब्लिसिटी होगी या मार्केट में आपका नाम होगा कि आप डाइवर्सिटी फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट को मैनेज करते हैं, आपने ऐसा एनवायरनमेंट बना रखा है जहाँ पर सारे जो डाइवर्सिटी है या फिर जो कल्चर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है, ऐसा वर्क एनवायरनमेंट है, तो आपकी जो कैंडिडेट्स होंगे वो हाई क्वालिटी वाले आएंगे, इंडस्ट्री में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होगी और यहाँ तक कि जो आपका रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज़ होगा. नेक्स्ट इज गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. A diverse workforce can give your company a competitive edge when venturing into a new market. Employees familiar with local laws or how to adapt a product in a new territory can decrease the amount of time and money you need to expend. तो इससे कॉम्पिटिटिव एज भी हमें मिल जाती है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फैमिलियर होंगे लोकल लॉज के साथ, लोकल एनवायरनमेंट के साथ, कल्चर के साथ, क्योंकि हम क्रॉस कल्चर के साथ डील कर रहे हैं. तो आप किसी नई मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो फेमिलियर हो गए उस एनवायरनमेंट के साथ. तो कहीं भी अगर हम अपना नया प्रोडक्ट ला रहे हैं या हम नई मार्केट को कैप्चर करने जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें कम टाइम लगेगा उस मार्केट को समझने में, अडॉप्ट करने में, और हमें मनी भी कम लगाना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि हमारे एफर्ट्स कम होंगे. And last one is make fewer marketing mistakes. Targeted marketing in a global world is no easy task. Each country and culture has different values, translations, and sensitivities. By having a diverse workforce, you can limit the number of marketing mistakes.
For example, running a marketing campaign in the United Kingdom can be vastly different than executing a United States campaign. Having a native UK employee that understands local culture and slang collaborate on the project can give insight into whether the subject matter and taglines would be culturally accepted. तो जैसा कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा था कि जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं, तो उन्हें अपने लोकल कल्चर के बारे में पता होगा। तो अगर हम यूके के लिए कोई एड कैंपेन करने जा रहे हैं, तो अगर हमारे पास यूके का एम्प्लॉय होगा तो हमें पता होगा कि वहाँ पर कैसी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, क्या वहाँ की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये सब इजी हो जाता है हमारे लिए, यहाँ पर एफर्ट्स भी कम लगेंगे और हम जल्दी से मार्केट में आ सकते हैं। नाउ द चैलेंजेस ऑफ मल्टीकल्चरल टीम्स। जब हम मल्टीकल्चरल टीम में आते हैं तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। फर्स्ट इज़ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। सो जब हम मल्टीकल्चरल टीम्स के साथ काम करते हैं तो फर्स्ट कॉमन प्रॉब्लम तो होगी लैंग्वेज की, क्योंकि वहाँ पर इतनी फ्लुएंसी नहीं होगी। जैसे इंडिया के लोग ले सकते हैं कि वो हिंदी भी अच्छी बोल लेते हैं, इंग्लिश भी अच्छी बोल लेते हैं, लेकिन अगर किसी और कंट्री की बात करें तो वहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती। और अगर हम उन्हें कहें कि आप हिंदी में बात करें तो ना उन्हें समझ आएंगी और ना वो बोल पाएंगे। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है। ट्रबल विद फ्लुएंसी एंड एक्सेंट, जैसे कि अभी हमने बात की। And then direct and indirect communication. Western cultures tend to speak directly, while in many other cultures it is considered more polite to be indirect. When members see such mismatch as violations of communication norms of their cultures, relationship among the teammates can suffer. तो कुछ कल्चर्स होते हैं जहाँ पर कि डायरेक्ट किसी भी बात को बोलना सही समझा जाता है, जैसे कि अमेरिका। लेकिन कुछ कल्चर्स होते हैं लाइक जापान, जहाँ पर एकदम से डायरेक्ट नहीं बोला जाता, वो इनडायरेक्ट वे में कम्युनिकेशन करना पोलाइट समझते हैं, अच्छा समझते हैं। अगर यहाँ पर ऐसा मिसमैच हो जाता है कि दो कल्चर के लोग एक दूसरे के कल्चर को समझते नहीं और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन वहाँ पे क्लैश करती है, तो वहाँ पर जो टीममेट्स हैं उनका जो रिलेशनशिप है वो सफ़र कर सकता है। सेकेंड इज डिफरेंट वर्क कल्चर। वर्क कल्चर डिफर्स अक्रॉस द ग्लोब एंड विद इट ऑल्सो द एटीट्यूड्स टूवर्ड्स अथॉरिटी। जैसे कि हर एक कंट्री का अलग कल्चर है, काम करने का तरीका अलग है। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिए फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और फॉर्मल हायरार्की स्ट्रक्चर्स का। तो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में होता है कि लोग एक दूसरे से बात करने में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, वो एक दूसरे से जल्दी से बात कर लेते हैं। लेकिन जो हायरार्की स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे अथॉरिटीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो यहाँ पर भी क्लैशेस हो सकते हैं कि अलग अलग कल्चर से लोग आए हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन अलग होगी, उनका बिहेवियर अलग होगा। Another issue related to work culture is being less likely to speak up. This could be challenging for individuals from polite or differential cultures, like for Asian people. They may just feel less comfortable to make their voice to be heard or to share ideas, especially if they are new in the team or have a junior role. On the other hand, members from Western or Scandinavian countries who are used to flat organizational hierarchy may be more inclined to पॉइंट आउट देयर ओपिनियन। जैसा कि अभी हमने बात की, जो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लोग होते हैं, ऐसे कल्चर से जो लोग आते हैं वो अपनी बात को रखने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और लेकिन जो एशियन पीपल होते हैं वो अगर टीम में नए हैं या फिर जूनियर लेवल पे काम कर रहे हैं तो वो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते, वो अनकंफर्टेबल होते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। Working in a multicultural team means also facing differences in how decisions are made and how in much analysis is required by teammates beforehand. तो यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो कुछ कल्चर्स होते हैं जो कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते डिसीजन मेकिंग में और वो इतना एनालिसिस भी नहीं करते, लेकिन कुछ कल्चर ऐसे होते हैं कि जहाँ पर सोच समझ के डिसीजन लिया जाता है, अपना टाइम लेके डिसीजन लिया जाता है और एनालिसिस भी बहुत किया जाता है। वही एग्जांपल यहाँ हमने लिया है कि यूएस मैनेजर्स आर नोन टू लाइक टू मेक डिसीजन वेरी क्विकली एंड विद रिलेटिवली लिटिल एनालिसिस बाय कंपैरिजन विद मैनेजर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। ऑन द अदर हैंड एशियन मैनेजर्स डेडिकेट मोर टाइम टू एनालिसिस। तो अगर यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और क्लैश हो जाएगा तो यहाँ पर भी एक चैलेंज आ सकता है क्रॉस कल्चरल टीम के लिए।
Now, fourth is negative cultural stereotypes and prejudices. The interactions of people from different countries unavoidably arise unconscious cultural biases and stereotypes. Those can be quite difficult to overcome, particularly if they make part of the team less inclined to work together. Negative culture stereotypes can be seriously disruptive to company morale and can also affect productivity. For example, can be antipathy between Polish and Germans, British and French, और चीन्स एंड जैपनीज. तो यहाँ पर सिंपल टर्म्स में अगर हम समझे कि स्टीरियोटाइप्स की जो हमारे पहले से सोच चली आती है, तो नेगेटिव अगर हम कल्चर के किसी भी कल्चर के बारे में जो नेगेटिव हमारी स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, अगर हम उसको साइड नहीं रखेंगे, उसको सोल्व नहीं करेंगे, तो वहाँ पर हमारी जो टीम है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगे. Fifth is increasing of stress and diverging of opinion. Diversity in the workplace can create too many opinions and with it also arguments and more stress. Indeed, complaint levels often rise while working in a multicultural team with the result of lower social integration inside team and the speed of project can slow down. तो जहाँ पर डाइवर्सिटी होगी वहाँ पर बहुत सारे ओपिनियंस होंगे, स्ट्रेस होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे. तो जब तक आप इन सब चीज़ों को सॉल्व नहीं करते, मल्टी कल्चरल टीम्स को प्रमोट नहीं करते, तो इसकी वजह से जो टीम है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लॉस एक ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा. अब हम बोल सकते हैं कि जो हमने चैलेंजेस देखे तो उनसे हम कैसे बच सकते हैं, उनके साथ डील कैसे कर सकते हैं. व्हेन मैनेजिंग अ मल्टीकल्चरल टीम कंसीडर द फॉलोइंग. तो हम इन सब पॉइंट्स का ध्यान रख सकते हैं, तो शायद हम उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं. फर्स्ट इज एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट एज सून एज इट अराइजेस. अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टीम मेंबर के बीच में, तो आप उसका बड़ा होने का वेट ना करें. जब वो अराइज हुआ है तभी उसको एड्रेस करें, तभी उसके ऊपर ध्यान दें और उसको सोल्व करने की कोशिश करें. सेकेंड इज गेट टू नो द मेंबर्स ऑफ योर टीम. अपने टीम मेंबर्स को समझें, उनके कल्चर बैकग्राउंड को समझें. थर्ड, कंसिडर क्रिएटिंग अ क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस प्रोग्राम. तो क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें, उनके सेंटिमेंट्स को समझ सकें. फोर्थ, थिंकिंग अबाउट अडोप्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी विद इन योर टीम बाय आस्किंग व्हाट देयर नीड्स आर. तो आप फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं अपनी टीम में और पूछ सकते हैं अपने टीम मेंबर्स को कि आपकी क्या नीड है, आपको क्या ज़रूरत है. देन क्रिएट स्पेसेस फॉर ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन. आप ओपन कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट बना सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर भी कोई भी हेजिटेट ना करे अपनी बात को रखने में. देन एनकरेज टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़. आप टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ को एनकरेज कर सकते हैं जहाँ पर कि टीम जो है और स्ट्रॉन्ग हो, टीम मेंबर्स साथ में काम करें. एंड लास्ट इज लिसन टू योर टीम. आप अपने टीम को समझें कि उनकी ज़रूरत क्या है, वो आपसे चाहते क्या, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. तो इससे जो टीम्स है वो स्ट्रॉन्ग होगी. सो थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू.